तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ हाउस ऑफ टेक्नोलॉजी के इस चैनल पे। मेरा नाम है रजत और हम करंटली परस्यू कर रहे हैं माई एसक्यूएल की एक प्लेलिस्ट। आज के लिए हम कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमारे टॉपिक होने वाले हैं स्कीमा क्या होता है। हम देखेंगे स्कीमा बनाया कैसे जाता है, स्कीमा के एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास माई एसक्यूएल में। उसके बाद हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स क्या होती हैं। तो उसके बारे में भी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं कि स्कीमा क्या होता है और स्कीमा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा के बारे में। तो आप स्कीमा को इस तरह से समझ सकते हैं, बेसिकली स्कीमा एक लॉजिकल कलेक्शन ऑफ एरिया होता है जहाँ पे आपकी सारी टेबल्स, आपके व्यूज़, आपके कॉलम, आपके रोज़, आपके इंडेक्सेस स्टोर किए जाते हैं। तो इट इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो स्कीमा होता है आपका लॉजिकल एरिया एंड देन सेकंड होता है इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका एक स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है उस चीज़ को बनाने से पहले। जैसे कि समुद्र में जब शिप्स बनाई जाती हैं तो वो लोहे की शिप तो आपको तैरती हुई दिखती है, बट उसको पहले पेपर पे बनाया जाता है, उसका पूरा ढांचा बनाया जाता है, अंदर कहाँ से कहाँ तक उसमें बीम जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक उसमें लोहा लगेगा। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इसमें डिसाइड होता है कि हम इसमें स्कीमा में क्या क्या डालने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें डालने वाले हैं टेबल्स, इसमें हम डालने वाले हैं व्यूज़, इसमें हम डालने वाले हैं इंडेक्सेस, इसमें हम डालने वाले हैं कॉलम्स जो कि टेबल का पार्ट है, एंड देन रोज़। तो इन सबको मिला के एक बेसिकली लॉजिकल एरिया में जब आप स्टोर करते हो तो उसको एक स्कीमा कहते हैं। अब इसको फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्कीमा क्या होता है। जैसे कि कॉलेज की लाइब्रेरी, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में जो रैक्स रखी होती हैं, लाइब्रेरियन को पता होता है कि कहाँ पर कौन कौन सी किताबें रखी हैं। तो उसका एक स्कीमा तैयार किया जाता है कि मैथ के सेक्शंस की मैथ की बुक वहाँ पर मिलेंगी, इसी तरह से हिस्ट्री की बुक इस सेक्शन में मिलेगी, इस टॉपिक की बुक्स इस सेक्शन में मिलेगी। तो एक ब्लूप्रिंट उनके पास होता है, तो उसको आप स्कीमा के तौर पे जानते हैं। और स्कीमा को कई बार माई सीक्वल में रेजोनेट किया जा सकता है डेटाबेस से, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डेटाबेस एक डिफरेंट चीज़ है, स्कीमा इज़ अ सबसेट ऑफ डेटाबेस, इट इज़ अ स्मॉल डेटाबेस। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं बेसिकली। अब स्कीमा के बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा डेटा टाइप्स, कि माई सीक्वल में हमारे डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहले से कंटेंट रेडी किया है जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, और मैं इस वीडियो में वो अटैच भी कर दूंगा आप लोगों की हेल्प के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहली लाइन में क्रिएट टेबल कमांड यूज़ की गई है और यहाँ पे ऑथर्स लिखा गया है जो कि है आपकी टेबल का नाम। तो ऑथर नाम की यहाँ पर टेबल बनाई गई है जिसमें आपने ऑथर नाम का ऑथर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये 3 नाम के कॉलम यहाँ पर रखे गए हैं। उनका टाइप बताया गया है इंटीजर, वैर कैर, और उनकी लेंथ डिफाइन की गई है 100 और एट द सेम टाइम आप देखिए ऑथर आईडी पे यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट यूज़ किया गया है, मतलब ये खुद से एक एक इंक्रीमेंट लेती रहेगी। और इसको प्राइमरी की भी डिफाइन कर दिया गया है, तो ऑथर आईडी जो है ये आपकी प्राइमरी की रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो पूरा हमने डिफाइन किया है ये एक स्कीमा है। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया बेसिकली कि हमारे कॉलम्स क्या रहने वाले हैं, कॉलम की लंबाई क्या रहने वाली है, कॉलम का टाइप क्या रहने वाला है। तो इससे एक टेबल बनेगी, इसको हम कहते हैं स्कीमा। यहाँ पे आपका स्कीमा जस्टिफाई हो जाता है। अब उस स्कीमा में आपको वैल्यू पुश करनी है तो उसके लिए आपको इंसर्ट इनटू क्लॉज यूज़ करनी पड़ेगी जो यहाँ यूज़ की है। और हम ऑथर में पुट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिया है, हमने ऑथर आईडी नहीं दी है क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाया है। तो यहाँ पे उसके बाद वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ किया जाएगा और यहाँ पे वैल्यू डाल दी जाएंगी। हमने नाम दे दिया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दे दिया गया है। और उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट स्टार करके पूरी टेबल को पुल करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्कीमा बनाया, यहाँ पे हमने उसमें वैल्यू पुट कर दी, स्कीमा में वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे हमने स्कीमा में, और उसके बाद सिलेक्ट से हमने उसको
शो करवा दिया है बेसिकली, टू चेक कि जो हमने किया है क्या वो सही है या नहीं। तो चलिए अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। मैं लेके चलता हूँ, इस क्वेरी को कॉपी करते हैं एंड मैं ओपन करता हूँ MySQL वर्कबेंच, कनेक्ट करता हूँ लेट्स से learning1 से, यहाँ पे अपने कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंटेक्स में कोई एरर नहीं है, प्रॉपरली आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आइडिया हो रहा होगा क्योंकि हर जगह पे कॉमा लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सेमीकोलन है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्कीमा बनता कैसे है। सबसे पहले इतना सिलेक्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमें एरर आई है। अब हमें फिगर आउट करना है कि ये बेसिकली एरर क्या है। तो ये बेसिकली एरर ये है, ये बोल रहा है कि ये जो आप टेबल बना रहे हो ये आप कौन से डेटाबेस में बना रहे हो। यहाँ पे लेफ्ट में ये जो स्कीमा लिखा है ये हमारे डेटाबेसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्कीमा है वो सबसेट है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजत डॉट टेबल का नाम। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको रन करूँगा तो शायद आई थिंक ये देखिए फिर से एरर आई है। तो यहाँ पे ऑथर नाम से ऑलरेडी एक टेबल एग्जिस्ट करती है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नाम टेबल का हमने AUT रख दिया है सिर्फ, यहाँ पे भी हम अब AUT ही रखेंगे ताकि वो रेफरेंस समझ पाए। एंड देन यहाँ पे भी हमें AUT रखना पड़ेगा, प्लस हमने यहाँ पे रजत डॉट AUT रखा है। तो लेट्स सी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले देख सकते हैं आप नीचे पूरा ग्रीन आ गया है। अब हमें ये पूरा का पूरा रेफरेंस नीचे यूज़ करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, इंसर्ट इनटू में भी रेफरेंस देते हैं। डेटा, ये जो रजत है ये डेटाबेस का रेफरेंस है एंड देन ये आपकी टेबल है। सिमिलरली मैं यहाँ सिलेक्ट में भी एक बार मैं डाल देता हूँ एंड अब मैं इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके रन करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे इंसर्ट क्लॉज भी सक्सेसफुली रन हो गई है, उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज भी सक्सेसफुली रन हो गई है। तो बेसिकली हुआ क्या है, इंसर्ट क्लॉज ने वहाँ पर डेटा पुश कर दिया एंड सिलेक्ट ने उसको पुल करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम देखते हैं डेटा में आया क्या है। ऑथर आईडी आप देख पा रहे हैं, तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ था, तो ऑटो इंक्रीमेंट लेके 1 2 3 आ गया है। 3 वैल्यू हमने दी थी, जॉर्ज, JK एंड JRR, वो यहाँ पे पॉपुलेट हो गई है। एक बार देख लेते हैं। एंड देन आप लास्ट नेम देख सकते हैं, ऑनवेल, रॉलिंग एंड टॉलकिन। तो ये हमारा यहाँ पे पब्लिश हो गया। तो बेसिकली इस तरह से आप एक स्कीमा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब स्कीमा का एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने यहाँ पे रखा है अपने पास। इसको भी कॉपी कर लेते हैं स्कीमा को समझने के लिए। लेके चलते हैं हमारी वर्क बेंच में एंड देन इस वाले आउटपुट को मैं कर देता हूँ क्लोज। इस पूरी क्वेरी को हटा के नई क्वेरी पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे भी मुझे एक रेफरेंस देना है कि किस डेटाबेस में वो टेबल बनानी है, तो मैं रजत में ही बनाता हूँ। यहाँ पे भी मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ रजत का, और नीचे भी यहाँ पे भी रेफरेंस दे देता हूँ रजत का। इस बार इस पूरी क्वेरी को एक साथ सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। देखिए कुछ तो एरर आई है। यहाँ पे हमें एरर आई है, लोन टेबल लोन डज नॉट एग्जिस्ट। तो आई थिंक ये जो एरर है ये हमें तब बेटर समझ में आएगी जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे। देखिए पहले इसको रन करते हैं। ये आई थिंक यहीं पे एरर थ्रो कर रहा है। उसका क्या रीज़न है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको टेबल के नाम को चेंज कर देता हूँ, लोन 11 कर देता हूँ। नीचे भी लोन 11 कर लेते हैं और लोन 11 कर लेते हैं। अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके और रन करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया है, हमारी लोन आईडी आ गई है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है। जो जो वैल्यू हमने बेसिकली यहाँ पे कोड में दी थी वो सारी वैल्यू हमारी यहाँ पॉपुलेट हो गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नल भी हमने वैल्यू दी थी, तो यहाँ पे नल आया है। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि स्कीमा किस तरह से काम करता है। तो ये आपको कोडिंग स्टेप्स यूज़ करने होते हैं जब भी आप एक स्कीमा बना रहे होते हैं। तो अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं एंड बात करते हैं बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में एंड इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली MySQL में मेनली 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैं इनको सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए छोटे छोटे से कोड भी रेडी किए हैं। इसको मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली हमारे वर्क बेंच में।
यहीं पे बात करते हैं इसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेटा टाइप से, जो कि होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग, जैसा कि हम नाम से समझ पा रहे हैं कि ये कैरेक्टर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रखते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप वैर कैर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई थिंक मैं अपना पेन यूज़ करता हूँ तो वो थोड़ा बेटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये सब हटा देते हैं एंड फ्रेश डिस्कस करते हैं। ओके, या नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये बेसिकली वैर कैर के लिए यूज़ हो रहा है। जब भी आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर फॉर्मेट में है तो आपको उसको वैर कैर देना होता है। जैसे कि आपका नेम और लेंथ डिफाइन करते हैं, क्योंकि नेम की मैक्सिमम लेंथ 50 हो सकती है, इससे लंबे नाम नहीं होते जनरली। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट क्लॉज करके एक वैल्यू भी इंसर्ट करी है ताकि ये एग्जाम पे प्रैक्टिकली रन हो। दूसरा हमारा जो डेटा टाइप होता है वो होता है न्यूमरिक। न्यूमरिक में हमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने सीधा एज के आगे इंट रख दिया। तो इंट है, इंट इज़ अ इंटीजर, तो ये सिंबलाइजेशन है। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट करी है। अब आप देखेंगे थर्ड टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो होता है डेट टाइम डेटा टाइप्स। बेसिकली बर्थ डेट जब हमने यहाँ पे दी है, बर्थडे जब हमारे पास एक बंदे का है तो वो हमारा डेट डेटा टाइप होता है, ताकि सिस्टम को पता रहे कि इसको एज अ डेट हैंडल करना है। जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है, तो जो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। बेसिकली डेसिमल वैल्यू के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जो आपकी वैल्यू है वो 2 डेसिमल या 3 डेसिमल या 4 डेसिमल पॉइंट तक आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्रिएट टेबल करा प्रोडक्ट, और हमने उसके बाद प्राइस हमारा कॉलम जिसको हमने डेसिमल वैल्यू असाइन करी है 2 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट आएगा उसमें हमने 19.2 रखा है। बेसिकली 2 डेसिमल वैल्यू तक हमने अलाउड करा है। जो हमारा फिफ्थ एंड फाइनल डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा बुलियन डेटा टाइप। तो बुलियन डेटा टाइप में क्या होता है, जब भी हमारी कोई वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव या ट्रू या फॉल्स की फॉर्मेट में, वहाँ पे बुलियन यूज़ होता है। तो इज़ एक्टिव, समबडी इज़ एक्टिव आइदर येस और नो, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके लिए हमने वैल्यू येस और नो असाइन करी है। तो ये हमारे मेन डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारे MySQL में यूज़ होते हैं। तो इनको आप एग्जीक्यूट भी करके देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली इनको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपके पास ये सारे कोड रहें प्रैक्टिस के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, हम बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। तो नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे एंड इसको स्टार्ट करते हैं ऊपर से बेसिकली। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, अब मैंने उसको एक बहुत ही छोटे वर्ड्स में सिंप्लीफाई करा है। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू ऑर्गेनाइज अ डेटा बेस स्ट्रक्चर टू रिड्यूस रिडंडेंसी, ताकि जो डेटा की रिडंडेंसी है वो रिड्यूस हो और डेटा में नॉइज बहुत कम हो। बेसिकली डेटा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव्ड रहे। एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी, मतलब कि जो डेटा है उसमें जितनी ज़्यादा इंटीग्रिटी रहेगी वो डेटा उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल रहेगा। It involves dividing a data into 2 or more related tables and define relationship of them. बेसिकली जब एक बैंक का डेटा है लेट्स से, तो बैंक के डेटा में कस्टमर टेबल अलग है, ट्रांजैक्शन टेबल है, ज्योग्राफिकल टेबल अलग है, उसकी लोन टेबल अलग है, क्रेडिट कार्ड टेबल अलग है। इन सब को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रखा जाता है। तो एक टेबल को जब मल्टीपल चंक्स में आप तोड़ देते हो एंड उनको आप आपस में एसोसिएट कर सकते हो यूजिंग अ फॉरेन की, क्योंकि जैसे कस्टमर आईडी है तो वो कॉमन रहने वाली है ऑब्वियसली। तो कस्टमर आईडी के बेसिस पे आप उस पूरी टेबल को जब भी आप क्वेरी लगा के एक साथ उसका डेटा पुल कर सकते हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। एक टेबल को छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना एंड यूजिंग अ फॉरेन की हम उसको वापस गैदर कर सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड भी अटैच किया है। तो हम एक काम करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं। इस कोड को कॉपी करके लेके चलते हैं एंड हम जाते हैं अपने सिस्टम में, वर्कबेंच में इसको करते हैं Ctrl+V। ये हमारा स्कीमा तैयार हो गया। अब आप देख सकते हैं कि स्कीमा के बाद मैं नेक्स्ट करने वाला हूँ इसको नॉर्मलाइज। इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ लेके चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डर टेबल है। ऑर्डर टेबल में हमारे पास कुछ
सर्टेन कॉलम्स हैं जो कि कस्टमर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहे हैं और ऑर्डर रिलेटेड भी दिखा रहे हैं। अब हमने बेसिकली क्या किया, कस्टमर टेबल को अलग कर दिया। आप देख सकते हो कस्टमर रिलेटेड जो कॉलम हैं अब वो सेपरेट आ चुके हैं, कस्टमर आईडी आ गई है, कस्टमर नेम आ गया है, कस्टमर एड्रेस आ गया है, ये एक सेपरेट एंटिटी बना दी है। एट द सेम टाइम हमने ऑर्डर टेबल को भी एक सेपरेट एंटिटी बना दिया है। ऑर्डर आईडी ले ली है, कस्टमर आईडी ले ली है, प्रोडक्ट नेम ले लिया है, ऑर्डर डेट ले ली है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल आप समझिएगा कि हमने एक बड़ी टेबल को छोटी छोटी 2 टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हमने एक फॉरेन की असाइन करी है कि इसकी जो कस्टमर आईडी है वो एज अ फॉरेन की काम करेगी दूसरी कस्टमर आईडी से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कस्टमर आईडी अल्टीमेटली सेम चीज़ है, दोनों जगह पे कस्टमर आईडी है तो वही कॉमन आइडेंटिफिकेशन है। उसी के बेसिस पे ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये इसको बाद में डीनॉर्मलाइज करेगा। तो बड़ी टेबल को छोटी टेबल में तोड़ने को कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। छोटी टेबल्स को वापस प्रोसेस करके एक सिंगल बड़ी टेबल में जब आप डेटा पुल करते हो उसको कहते हैं डीनॉर्मलाइजेशन। तो चलिए आगे चलते हैं एंड समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की फॉर्म्स क्या होती हैं। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन की बेसिकली 4 फॉर्म्स होती हैं, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। अब इनका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है टू इंश्योर दैट ईच कॉलम कंटेन्स ओनली अटोमिक वैल्यू। अटोमिक वैल्यू मतलब एक इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक कॉलम जो है उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, मतलब उसमें एक यूनिक वैल्यू हो। जैसे हर बंदे की एक रो है उस टेबल में तो वो एक यूनिक रो होनी चाहिए, तो वो ये मेंटेन करता है। अब जो 2NF होता है वो क्या होता है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। इट इनहेरिट द 1NF ऑटोमेटिकली एंड इन एडिशन टू दैट इट इंश्योर्स दैट ऑल द नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एंटायर प्राइमरी की, तो वो प्राइमरी की पे एंटायरली डिपेंडेंट हो। सिमिलरली 3NF क्या होता है? थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? इट हैव द ऑल द क्वालिटी ऑफ 2NF एंड इन एडिशन टू दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर नॉट ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अब हम लास्ट फॉर्म पे चलते हैं, BCNF जो कि होता है बॉय स्क्वाड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या होता है? इसमें इट हैव द ऑल द क्वालिटी ऑफ 3NF। बेसिकली इसमें सारी इनहेरिटेड क्वालिटी हैं, बट इन एडिशन टू दैट इट इंश्योर्स दैट एवरी डिटर्मिनेंट इज अ कैंडिडेट की एंड एड्रेसिंग, ध्यान से सुनिएगा, एंड एड्रेसिंग cases when 3NF might not handle all anomalies। तो ये हमारी 4 फॉर्म होती है नॉर्मलाइजेशन की, और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज़ में आता है, एग्जाम्स में भी आता है। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि मतलब ये बीटेक में एग्जाम में डेटाबेस में डेफिनेटली आने वाली हैं चीज़ें। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से इस तरह से आप अपने दिमाग में रखिएगा। मैं ये जो शीट है ये भी इसमें अटैच कर दूंगा एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, सो इट विल हेल्प यू। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, सो दैट कि मुझे थोड़ा और बूस्ट मिले और मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबकी हेल्प के लिए ला सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।